गुड मॉर्निंग चैंपियंस। तो सुबह हो गई है और हमारी तरफ से हर सुबह 6 बजे आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। तो सुबह सुबह करंट अफेयर्स की तैयारी हमारे साथ। आप लोगों के कहने पे आंसर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टाटा ट्रस्ट का सुमंत टाटा, नोएल टाटा, साइरस मिस्त्री या पूनावाला? तो आंसर इज बी। दरअसल टाटा जो ट्रस्ट है वो टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी रखता है, ये पहला फैक्ट है। और रतन टाटा के डेथ के बाद जो सौतेले भाई हैं नोएल टाटा के, उनके डेथ के बाद इस टाटा ट्रस्ट का उनको अध्यक्ष बनाया गया है और लंबे समय से ये टाटा के साथ जुड़े हैं। इनका एज भी 67 हो गया और लगभग 40 साल से ये काम कर रहे हैं। और टाटा ट्रस्ट खास करके जो परोपकारी काम है ना, वो हेल्थ के सेक्टर के अंदर है या गरीबों के लिए है, एजुकेशन के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए है, उन सब सेक्टर में ये काम करता है। टाटा जो ट्रस्ट है इसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एल श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास, एल सत्य श्रीनिवास को किस पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अतिरिक्त वाणिज्य विभाग का सचिव, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीएम का सीईओ, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव या वित्त मंत्रालय का सचिव? तो आंसर इज बी, आपके सामने है। अभी है क्या कि जो एल सत्य श्रीनिवास हैं ये ऑलरेडी वाणिज्यिक विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। इनको अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को जीईएम भी कहा जाता है। क्या है अभी हम लोग देखेंगे। इसका सीईओ बना दिया गया है। सीईओ का अलग से उनको प्रभार दिया है क्योंकि इसके पहले ये जो यहाँ पे सीईओ थे जिनका नाम था पीके सिंह, अब ये कहाँ चले गए? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बन गए हैं। इसके कारण श्रीनिवास को ये पोस्ट दिया गया है। जो श्रीनिवास हैं वो 1991 के रेवेन्यू ऑफिसर हैं यूपीएससी के अंदर। अब सवाल है कि ये जेम पोर्टल क्या है? कैपिटल जीएम और कैपिटल एम। जेम पोर्टल जो है, जेम पोर्टल जब बनाया गया उसके बाद से यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदना, सर्विस लेना, इन सब की खरीद प्रक्रिया के अंदर वो सारा जीएम पोर्टल से होता है, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक दक्षता जो है वो मेंटेन रहता है। इस जीएम पोर्टल का हेड उनको बनाया गया है। आगे, इंदिरानंद झा का निधन कहाँ हुआ पहले बताइए, फिर आगे देखते हैं कि कौन है ये। दरभंगा में, पटना में, दिल्ली में या मुंबई में? इनका डेथ कहाँ हुआ? तो आंसर इज ए, ठीक है, दरभंगा। अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। अब ये जो इंदिरानंद झा है ये कौन है? इंदिरानंदन झा 77 साल की एज में इनका गांव है जिसका नाम है चनौर। ये चनौर गांव के हैं, दरभंगा में, यहीं पे इनकी डेथ हो गई। आपको पता है ये रेडियो चलाते थे, आकाशवाणी दरभंगा के ये संचालक भी थे, प्रस्तुतकर्ता भी थे। इनकी आवाज़ बहुत फेमस थी और आप कमाल की बात है कि इनको खुरखुर भाई के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये ग्रामीण रेडियो टॉक कार्यक्रम गांव घर इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस था। गांव घर, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा फेमस था और ये रेडियो के सेक्टर के अंदर मतलब बहुत अच्छा नाम इन्होंने कमाया और बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया, उनको अच्छा सी सूचना दिया, तो लोगों के बीच में इनकी एक अच्छी खासी पैठ थी। निकारागुआ, अच्छा फैक्ट है। निकारागुआ की सरकार ने किसके साथ संबंध, अपने कूटनीतिक संबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है? अमेरिका, इजराइल, कनाडा या ब्रिटेन? तो अभी तो आंसर इजराइल ही होगा। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना कि क्या निकारागुआ ने इजराइल के साथ पहली बार संबंध को तोड़ा है? तो ऐसा नहीं है। निकारागुआ ने 1982
2010 में भी ऐसा ही काम किया है। खैर, निकारागुआ ने इजराइल के साथ अपने संबंध को, डिप्लोमेटिक संबंध को समाप्त कर लिया। वहां के उपराष्ट्रपति रोसारियो मुरिलो ने ये घोषणा की है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो इजराइल है ना, जो काम कर रहा है, वो कोई फांसीवादी या जनसंहारकारी सरकार ही ऐसा काम कर सकता है, और इसके साथ रिश्ता नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसका कोई खास बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है, बट ये है कि इजराइल और निकारागुआ के साथ कोई बहुत गहरा संबंध था और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा दोनों देश पे या दुनिया के किसी और देश पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट एक स्ट्रॉन्ग विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ, क्योंकि कहा जाता है कि गाजा के साथ लड़ाई में लगभग 42,000 से अधिक लोग मारे गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे, मनोज कुमार दुबे ने किस संगठन का सीएमडी का पदभार संभाला है? मनोज कुमार दुबे ने किस संगठन का सीएमडी का पदभार संभाला है? भारतीय रेलवे, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रेल वित्त निगम और रेल मंत्रालय। तो आंसर आपको पता है, भारतीय रेल वित्त निगम। मनोज कुमार दुबे, इनको भारतीय रेल वित्त निगम का चेयरमैन और एमडी यानी प्रबंध निदेशक भी बनाया गया है, सीईओ भी बनाया गया है, यानी सारा पोस्ट इनको दे दिया गया। ये 1993 में भारतीय रेलवे लेखा सेवा, जिसको IRAS कहते हैं, इसमें चुने गए थे। और अब इसके पहले ये कॉनकोर किसको कहते हैं? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे और मेन फिनांस ऑफिसर भी थे। तो कुल मिला के यही था, इससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत तो है नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर, IIT रोपर, भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर और IIT रोपर और कृषि मंत्रालय। तो आंसर इज सी, यानी भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर ICFA और IIT रोपर ने मिलकर दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में इसका आयोजन किया है। और चूंकि ये भारत डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस है 2024 का, तो यहाँ पे अब AI का यूज़ कैसे कर सकते हैं, IoT का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ड्रोन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, यानी डाटा एनालिटिक्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज, फूड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी कई सारी चीज़ों को मॉडर्न तकनीकों से जोड़कर कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने हाल ही में कौन सा मील का पत्थर पूरा किया? बताइए, 50 साल, 75, 100 या 125? तो आंसर इज सी, 100 वर्ष उन्होंने पूरा किया। 1925 में RSS की स्थापना हुई थी और 100 साल में प्रवेश किया। इसको लेकर मोदी जी, मोहन भागवत, इन सब ने कुछ न कुछ लिखा है। और 1925 में किसने इसको फॉर्म किया था? तो उनका नाम है केशव ये आपको थोड़ा तो याद रखना होगा, केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, हेडगेवार भी हम लोग कहते हैं, केशव बलिराम हेडगेवार। ये महाराष्ट्र में एक डॉक्टर थे इन्होंने, और ये विनायक दामोदर सावरकर से इंस्पायर्ड थे, उनकी हिंदू राष्ट्र से इंस्पायर्ड थे। इसको लेकर इन्होंने इसको फॉर्म किया था। शुरुआत में ये संस्था पे उच्च ब्राह्मण लोगों का पकड़ था, अब और भी लोग इसके अंदर शामिल हुए। तो ये फैक्ट है, और ये एक संगठन है, ये दुनिया का, समझ इसको देखिए, ये जो RSS है ना, वो भारत का नहीं, RSS दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक संगठन है, जिसके अंदर इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 1925 में फॉर्म किया गया था, 100 साल में ये प्रवेश कर गया है। आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन, इसका आयोजन वियंटियान लाओस में किया गया। आंसर इज ए, वियंटियान लाओस, यानी लाओस में, कंबोडिया के पास लाओस में किया गया। ठीक है, और कौन सा था? तो 44th एंड
45th दोनों ही सम्मेलन यहाँ पे हुआ है। 44th एंड 45th कब से कब के बीच में? 8 से लेके 11 के बीच में ये आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें इंडो पैसिफिक में आसियान को मजबूत करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, इन सब पे बात की गई है। इसके साथ ही आसियान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी विशेष सम्मेलन हुआ, जहां $500 मिलियन से अधिक की बात की गई है अलग अलग तरह के एग्रीमेंट में। वियतनाम के यहाँ पे पीएम इंडो पैसिफिक एशियान पे जब बात हो रही थी तो पीएम मोदी को उसके सेंटर में रख के बात किया गया था, जो एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये फैक्ट है करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट कंटेंट, तो ध्यान रखिएगा और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। इस क्लास के साथ इतना ही, जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।